गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटे एक बार साउंड और वीडियो चेक करें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटे एक बार साउंड और वीडियो चेक करें। गुड इवनिंग बेटे, वेरी गुड इवनिंग। कौन कौन है? राहुल, आकांक्षा, आरवा, नीतीश, नुसरत, आशु, अभिषेक, नेहा, शुभम, राहुल, आदित्य, आशुतोष, अभिषेक, चेतन, वीरेंद्र, सुषमा। क्या हाल चाल है बेटे सभी के? सानू, वेरी गुड इवनिंग बेटे। सेजल, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है बेटे सभी के? ऑल परफेक्ट सर, वेरी गुड। चलो आगे चलें फिर। हाँ सर आप आगे चलो, बिल्कुल आगे चलो। सर वॉइस नॉट कम, नहीं ना बेटा? वॉइस वॉइस सब चालू है यहाँ से। एक बार बेटे साउंड चेक करें बेटे, मेरे हिसाब से तो वॉइस चालू है। इंतहा हो गई इंतजार की। सानू बेटे मैं एकदम बढ़िया हूँ। आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन। हाँ शुरू करें? यस सर आप चालू करो। ठीक है डन, आ गए साहब। चलो आगे चलते हैं। ठीक है बेटे आगे चलो जल्दी से। क्या करना है सर? पिछली क्लास में हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट शुरू किया था जल्दी से। तबीयत बेटे बिल्कुल पूरी तरह से 100% कम्प्लीटली तो ठीक नहीं है, फिर भी इस लायक है कि 1-1.5 घंटे पढ़ाया जा सकता है। आगे चलूं? यस सर आगे चलते हैं। पिछली क्लास के अंदर बेटे हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डिस्कस किया था। सर प्लीज स्टार्ट जूम मीटिंग। अब बेटे अपडेट हो रहा है, ये कब तक अपडेट होगा? जूम वूम को छोड़ो अभी, तो बेटे इसी पे काम चालू करो। ठीक है सर। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम लोगों ने बेटे पिछली क्लास के अंदर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बारे में डिस्कस करी थी। ऑल द प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, ऑल द मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड इन योर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। जो भी बेटे मैन्युफैक्चरर होते हैं जिनका मेन काम होता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, वो होते हैं मैन्युफैक्चरर। और वो लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं उसे कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? फॉर्मेट में सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑफ, जो भी एंटिटी होगी एंटिटी का नाम लिख दिया जाएगा, फॉर द ईयर एंडेड। डन? यस सर डन। फिर उसके बाद क्या होगा बेटे? इसका फॉर्मेट भी बिल्कुल आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा ही होगा, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। बस आपने इतना याद रखना है, ओनली दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग और द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विल बी रिकॉर्डेड इन द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ओके आगे चलूं? यस सर आगे चलो। पहला आइटम कौन सा? सर पहला आइटम है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, इसे आप अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा करेंगे। फिर उसके बाद में है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, इट विल बी रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के केस में मैंने पिछली क्लास के अंदर ही बताया था, आपको हमेशा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करके दिखाना है। और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करने के लिए आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में परचेस ऑफ रॉ मटेरियल को ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को आप माइनस करेंगे, तब जाके आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। और ये सारे प्लस माइनस आपको डेबिट साइड में करके ही दिखाने हैं। तो आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, और इसी में सबसे पहले आप अपने ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को लिखेंगे। फिर उसके बाद में आएगा परचेज। अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का आप फाइनल अकाउंट बना रहे हैं और उसके अंदर कोई परचेज आता है, तो आप मान के चलेंगे कि ये परचेज किससे रिलेटेड है? रॉ मटेरियल से रिलेटेड है। तो ये होगा आपका सिंपली, कई बार परचेज लिखा होता है, कई बार परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लिखा होता है। दोनों ही सूरतों में, दोनों ही कंडीशन में आप इस अपनी परचेज को ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में ऐड करके दिखाएंगे। सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आया तो क्या करें? तो बेटे इसी को आप अपनी ओपनिंग स्टॉक और परचेज की टोटल में से माइनस करके दिखाएंगे, सो दैट यू विल हैव द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। याद रखें बेटे, रॉ मटेरियल के केस में आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम को आप हमेशा अपने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ही कैलकुलेट करके दिखाएंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में ऐड करेंगे परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, इसी में से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल।
सर अगर वेजेस रही तो बेटे वेजेस भी आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस होता है, इसे भी आप अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ही डेबिट करेंगे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अगर क्वेश्चन में रिपेयर एंड मेंटेनेंस लिखा रहा और अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने कहा जाता है तो आप हमेशा मान के चलेंगे कि ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस मशीनों से रिलेटेड है, फैक्ट्री मशीन से रिलेटेड है, इसलिए ये भी आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ही डेबिट हो जाएगा। इट विल ऑल्सो बिकम योर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। देन द रिपेयर एंड मेंटेनेंस विल बी ऑल्सो डेबिटेड इन योर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। उसके बाद है बेटे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, अगर प्लांट एंड मशीनरी पे कोई डेप्रिसिएशन लगता है तो ये भी आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होगा, इसे भी आप अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट करवाएंगे। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग, या क्वेश्चन में दिया हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट्स, या डेप्रिसिएशन ऑन सेल्स इक्विपमेंट्स, ऐसा अगर कुछ दिया हुआ है तब ये आपके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की कैटेगरी में नहीं आएगा। मैं फिर से बोलता हूँ बेटे, ऑफिस से रिलेटेड अगर कोई खर्चे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई खर्चे हैं, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई खर्चे हैं, तो फिर ये आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट नहीं होंगे। वैसे अगर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है फैक्ट्री रेंट, तब उस कंडीशन में ये भी आपका मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंस है, इसे भी आप अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट करेंगे। लेकिन फैक्ट्री रेंट की जगह अगर दिया होगा ऑफिस रेंट, तो ये आपका ये आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, तो इसे आप अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट नहीं करेंगे, इसे आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। वैसे ही अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई हमारा एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या प्रोडक्शन ऑफिस है, उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को हमने सैलरी पे करी है, तो अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को आपने सैलरी पे करी है तो इसे भी आप अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ही डेबिट करके दिखाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर दिया रहा कि भाई हमारे सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को हमने सैलरी पे करी है, या हमने अपने अकाउंट सेक्शन के एम्प्लॉयज को अपनी सैलरी पे करी है, तब ये आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस नहीं है, इसलिए आप इसे अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट नहीं करेंगे। अगला हो सकता है बेटे रेंट ऑफ मशीन। बेटे मशीनें क्योंकि प्रोडक्शन के लिए ही यूज होती हैं, इसलिए अगर कोई भी मशीन रेंट पे ली गई है और कोई रेंट चार्जेस आपने पे किए हैं तो इसे भी आप अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ही डेबिट करेंगे। सर बैड डेट्स के खर्चे का क्या करना है? बैड डेट्स के खर्चे आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हैं, इनका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप इसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट नहीं करेंगे। तो सर इसे कहाँ लिखेंगे? इसे लिखेंगे आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जैसे पहले से लिखते आए हैं। सर डिस्काउंट अलाउड रहा तो ये भी बेटे आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस नहीं है, और क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस नहीं है इसलिए इसे भी आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट नहीं करेंगे, ये खर्चा भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता रहेगा। सर डिस्काउंट अगर रिसीव हुआ तो ये आपकी इनकम है, और अगर ये आपकी इनकम है तब इसे आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही क्रेडिट करके दिखाएंगे। तो और उसके बाद क्या करना है? इसके बाद अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को बैलेंस करेंगे, क्लोज करेंगे। पहले आपको डेबिट का टोटल करना है, जितना आपका डेबिट का टोटल होगा उतना ही आपका क्रेडिट का टोटल भी होना चाहिए। जो बैलेंसिंग फिगर बच जाए, वो बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा, वो बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर आपके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। द बैलेंसिंग फिगर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट विल गिव यू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो जो भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। वेरी गुड इवनिंग बेटे मुस्कान, आगे चलते हैं। तो बेटे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को आप बैलेंस करेंगे। याद रखना बेटे, एक चीज आपको हमेशा याद रख लेनी चाहिए कि जब भी आप अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो इसका हमेशा डेबिट बैलेंस आएगा। डेबिट का टोटल हमेशा ज्यादा होगा, क्रेडिट का टोटल हमेशा कम होगा। ठीक है, और यहाँ पर जब भी आपका डेबिट बैलेंस आएगा ये किसी लॉस को प्रेजेंट नहीं करेगा, ये हमेशा प्रेजेंट करेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। इतनी बात बेटे हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर ऑलरेडी हो चुकी थी। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। नहीं है तो जल्दी से बेटे अपना थम्स अप शो करो, जल्दी से अपने येलो कलर का अंगूठा दिखाओ और मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दो। सर आपको इजाजत है, आप आगे बढ़ो। मैंने कहा ठीक है, ये लो बेटे। हाँ आ जाओ बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे। ऑन 31 मार्च 2020 ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर वाइट वर एज फॉलोज। लो बेटे जल्दी से आ जाओ, ये क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 7.65 पे। जल्दी से आ जाएं पेज नंबर 7.65 पे, और यहाँ पे बेटे आप पढ़ना शुरू करेंगे जल्दी से इलस्ट्रेशन नंबर 3, ताकि बेटे आज हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी कंप्लीट हो जाए और कहानी खत्म।
शुरू करें? यस सर, आप शुरू करो। सॉरी। On 31st March 2020, the trial balance of Mr. White were as follows. Stock on 1st April 2019. रॉ मटेरियल का बेटे 1st अप्रैल 2019, दैट मीन इट इज योर ओपनिंग स्टॉक। पहली बात तो ये आपके सारे के सारे ओपनिंग स्टॉक हैं। ओपनिंग स्टॉक के साथ साथ ही बता रहा है रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है 21,000, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक है 9,500 और फिनिश गुड्स का भी ओपनिंग स्टॉक है 15,500। सन्ड्री डेटर्स, कैरेज ऑन परचेज, बिल्स रिसेबल, वेजेस, सैलरी, टेलीफोन एंड पोस्टेज, रिपेयर टू ऑफिस फर्नीचर, कैश एंड बैंक, ऑफिस फर्नीचर, रिपेयर टू प्लांट, परचेज प्लांट एंड मशीनरी, रेंट, लाइटिंग एंड जनरल एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड में आ जाओ। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, सेल ऑफ स्क्रैप, कमीशन रिसीव्ड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कैपिटल अकाउंट, सेल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, यस सर, डन। नाउ फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। क्या क्या है भाई? स्टॉक ऑन 31st मार्च 2020, ये है बेटे आपका क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक 16,200, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक 18,100 एंड सेमी फिनिश गुड्स मतलब दैट इज योर वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक है 7,800। सर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को एक्सपेंस ट्रीट करूं? सर हाँ बेटे, वो एक्सपेंस का ही अकाउंट है। आगे चलते हैं। सैलरी एंड वेजेस अनपेड फॉर मार्च 2020, कहाँ है भैया सैलरी एंड वेजेस? 902,000। लो बेटे, सैलरी भी आपकी आउटस्टैंडिंग है और वेजेस भी आपकी आउटस्टैंडिंग है। डन सर। मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड ऑफिस फर्नीचर बाय 7.5%। मशीनरी पे 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है, प्लांट एंड मशीनरी पे 10% का, ऑफिस फर्नीचर पे 7.5% की डेप्रिसिएशन लगेगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट द रेट ऑफ 1% ऑफ सेल्स। बेटे पिछले साल से ये जो भी प्रोविजन आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, ये है आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन। पिछले क्लास के अंदर हमारा बड़ा डिटेल में इस पर डिस्कशन हो चुका है। करंट ईयर में आपको प्रोविजन का बैलेंस मेंटेन करना है। करंट ईयर के लिए आपको आरडीडी मेंटेन करना है एट द रेट ऑफ 1% ऑफ सेल्स। इस बार बेटे डेटर्स का प्रोविजन नहीं क्रिएट करना है, इस बार आपको सेल्स पे 1% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है। आगे चले। सर P/L लिख सकते हैं? नहीं बेटे नहीं लिख सकते सानू। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी को P/LM लिख सकते हैं? नहीं बेटे, सिर्फ आप वहां पर अगर बहुत लंबा लगता है तो सिर्फ डेप्रिसिएशन लिख के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, उतना भी चलेगा। और आगे चलते हैं बेटे। ऑफिस प्रेमाइसेस ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ टोटल एरिया। ओके, तो सर ये मामला किसके साथ फिट बैठेगा? तो ये मामला बैठेगा आपके रेंट के एक्सपेंस के साथ, ठीक है ना। रेंट, सर ये रेंट के एक्सपेंस के साथ मतलब समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बेटे, अभी समझाता हूँ थोड़ी देर में, टेंशन मत लो। लाइटिंग टू बी चार्ज एट 2/3 टू फैक्ट्री एंड 1/3 टू ऑफिस। लो बेटे, ये कह रहे हैं फैक्ट्री के लिए 2/3 चार्ज कर देना और ऑफिस के लिए 1/3 लाइटिंग एक्सपेंसेस। डन। प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सब कुछ मांग लिया बेटे, कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में और कुछ पूछने के लिए। सर ऐसा क्वेश्चन आया तो कितने मार्क्स का आएगा बेटे? अभी अभी दुर्गेश का क्वेश्चन आने ही वाला है। दुर्गेश अभी तुरंत अगर क्लास में होंगे तो पूछेंगे सर अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो कितने मार्क्स का आएगा। तो पहले ही बता दूं दुर्गेश, ये वाला क्वेश्चन बेटे आएगा तो 20 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है ना। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो 20 मार्क्स के लिए आएगा। काम शुरू करें? यस सर। सबसे पहले क्वेश्चन की डिमांड पढ़ो। सर क्वेश्चन तो कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट सब बना के दिखाओ। तो सबसे पहले ऐसे टाइम पे आपको बनानी चाहिए, आपको कर लेनी चाहिए फॉर्मेटिंग, ठीक है ना। सबसे पहला फॉर्मेट बनेगा आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सर आपका सेशन कल आपका सेशन ऑफ था तो ये क्वेश्चन कल ही कर लिया था। ओके बेटे, वेरी गुड, अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। पहला फॉर्मेट बनेगा आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, सेकंड फॉर्मेट बनेगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट का, थर्ड फॉर्मेट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और लास्टली फोर्थ फॉर्मेट बनेगा आपका बैलेंस शीट का। आगे चलूं? यस सर। इसके बाद एक एक आइटम को उठाओ, जहां जहां ट्रांसफर करना है वहां वहां ट्रांसफर करो। सर एडजस्टमेंट जब आएंगे तब आराम से प्रोसेस करेंगे, एडजस्टमेंट को बीच में प्रोसेस करने मत बैठ जाना, नहीं तो लेने के देने हो जाते हैं कई बार, ठीक है ना। पहले तो जितने आइटम आपके ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं
उन्हें व्यवस्थित तरीके से, प्रॉपर तरीके से जहां जहां ट्रांसफर होना चाहिए वहां वहां ट्रांसफर करो, कहानी खत्म। ठीक है सर, डन। सबसे पहला आइटम कौन सा सर? सबसे पहला आइटम है हमारे पास में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 21,000। कहाँ भेज दूं सर? इसको भेजो आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का क्या करें सर? रॉ मटेरियल के केस में हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, इसी को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में इसी के साथ परचेज को ऐड किया जाएगा। हेडिंग होगी यहाँ पर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और सबसे पहले आप अपने ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को इनर कॉलम में लिखेंगे। डन सर, आगे चलूं? यस सर। कितना टाइम लगना चाहिए फुल फ्लैश क्वेश्चन को सॉल्व करने में? बेटे मैंने पहले ही बताया था, जितने मार्क्स का क्वेश्चन हो उसमें आप मल्टीप्लाई करें 1.5, तो फिर ये आपका निकलेगा एस्टिमेटेड टाइम टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। जैसे बेटे ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 1.5 टाइम इज इक्वल टू 30 मिनट्स के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूरा आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है ना? मॉर्निंग को जूम पर क्लास हुई थी कि आज? बेटे मॉर्निंग में तो इंटर वालों की क्लास थी, फाउंडेशन वालों की थोड़े ना थी। आगे चलूँ? यस सर, आगे चलो। ठीक है सर, डन। इसके बाद अगली आइटम कौन सी है? तो सर अगली आइटम है वर्क इन प्रोग्रेस 9,500। इसे भी आप अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ही डेबिट करके दिखाएंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 9,500। नेक्स्ट आइटम कौन सा सर? नेक्स्ट आइटम है फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री। फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री को आप ट्रांसफर करेंगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। नेवर ट्रांसफर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। रिमेंबर, जो भी फिनिश गुड्स का ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक होगा उसे आप सीधे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ये है 15,500 का ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इसे बेटे आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, जैसा अभी तक आप लिखते आए। ओके, यस सर, डन। उसके बाद अगला आइटम कौन सा सर? नेक्स्ट आइटम है यहाँ पर डेटर्स। डेटर्स आपकी एसेट है तो इसे अपनी बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। 24,000 ले आओ बेटे बैलेंस शीट में। डेटर्स 24,000 कहाँ है? ये रहे डेटर्स 24,000। डेटर्स के बाद में नेक्स्ट आइटम कौन सा सर? डेटर्स के बाद में नेक्स्ट आइटम है कैरेज ऑन परचेस। आपने जो भी परचेस किया होगा डेफिनेटली आपने रॉ मटेरियल ही परचेस किया होगा, और जो परचेस किया हुआ रॉ मटेरियल है उसी को अपनी फैक्ट्री में लाने तक के लिए आपने खर्चा कर रखा है। इसलिए कैरेज ऑन परचेस को आप अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ही डेबिट करके दिखाएंगे। ओके, तो कैरेज ऑन परचेस 1500 रुपीज का आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ही डेबिट होगा 1500 रुपीज। डन। कैरेज ऑन परचेस के बाद नेक्स्ट आइटम है बिल्स रिसेवेबल 15,000। अगेन इट इज योर एसेट, इट विल बी रिटर्न ऑन द एसेट साइड ऑफ योर बैलेंस शीट। बिल्स रिसेवेबल 15,000। आगे चलूँ? यस सर, आगे चलो। ठीक है सर, इसके बाद एक कदम और आगे चलते हैं। वेजेस। सर वेजेस का क्या करें? तो भाई मैंने पहले भी कहा है, वेजेस आपका मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंस है, इसे आप अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट करेंगे, लेकिन उसे पहले आप इनर कॉलम में ट्रांसफर करेंगे और उसके नीचे एक लाइन की जगह छोड़ देना, क्योंकि इसमें एक एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग वेजेस की एडजस्टमेंट आगे जाके आपको करनी पड़ेगी। तो 13,000 की वेजेस को आप अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ट्रांसफर करें, लेकिन फिलहाल इनर कॉलम में। कहाँ है भैया वेजेस? ये लो 13,000 इनर कॉलम में वेजेस। वेजेस के बाद है सैलरी। सैलरी बेटे आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसे आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सैलरी ₹10,000, इसे भी इनर कॉलम में ही ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि अभी आउटस्टैंडिंग सैलरी का एक एडजस्टमेंट इसके साथ में आएगा। सैलरी के बाद है पोस्टेज, टेलीफोन पोस्टेज एटसेट्रा। दीज आर ऑल योर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, दैट इज ऑल योर indirect expenses, therefore it will be debited to your profit and loss account। तो टेलीफोन पोस्टेज 1,000 रुपीज को आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करके दिखाएंगे। टेलीफोन एंड पोस्टेज 1,000 रुपीज। टेलीफोन एंड पोस्टेज के बाद नेक्स्ट एक्सपेंस रिपेयर टू ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर को रिपेयर करवाने का खर्चा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। पहली बात तो इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना है नहीं, इसलिए इसे आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में तो डेबिट कर नहीं सकते। हाँ, ये बेटे आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जरूर है, इसलिए आप इसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करवाएंगे 350 रुपीज।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹350 टू रिपेयर्स टू फर्नीचर। और उसके बाद एक कदम आगे चलो, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक आपकी एसेट है, इसे आप अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड में ट्रांसफर करेंगे 17,000। करो बेटे 17,000 को एसेट साइड में ट्रांसफर। कैश एट बैंक 17,000 है। कैश एट बैंक के बाद में अगली आइटम है ऑफिस फर्नीचर। अगेन इट इज योर एसेट, इट विल बी ट्रांसफर्ड ऑन एसेट साइड ऑफ योर बैलेंस शीट। लेकिन फिलहाल इसको इनर कॉलम में लिखना और इसके नीचे एक लाइन की जगह छोड़ देना, क्योंकि इसमें एक एडजस्टमेंट करना बाकी है। ऑफिस फर्नीचर 10,000 विल बी ट्रांसफर्ड ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, 10,000 रुपीज। और आगे चलते हैं नेक्स्ट आइटम। सर नेक्स्ट आइटम है इसके बाद रिपेयर टू प्लांट। प्लांट में अगर आपने रिपेयर करवाया होगा तो प्लांट आपकी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स से रिलेटेड है, इसीलिए प्लांट पे किया गया रिपेयर एक्सपेंस भी आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो जाएगा। इसे आप अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट करवाएंगे 1100 रुपीज। तो रिपेयर टू प्लांट विल बी डेबिटेड टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बाय ₹1100। उसके बाद बेटे आपकी परचेसेस। अब कोई अदरवाइज इंफॉर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन खुद कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ, यानी एक हमारी जो एंटिटी वो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, तो इन्होंने जो परचेस किया होगा वो डेफिनेटली रॉ मटेरियल ही परचेस किया होगा। रॉ मटेरियल परचेस को आप अपने कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में ऐड करके दिखाएंगे। तो ले आओ बेटे परचेस को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड में ऐड करके दिखाओ, परचेस 85,000। और आगे चलो, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी आपकी एसेट है, इसे आप अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड में ट्रांसफर करें 70,000 रुपीज। फिलहाल इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट आना बाकी है। प्लांट एंड मशीनरी के बाद है रेंट। रेंट ओवरऑल है आपका 6,000 रुपीज का, इसके साथ में एक एडजस्टमेंट होना बाकी है। तो क्या करें फिलहाल में, तो एक काम कर सकते हैं, या तो रेंट के खर्चे को आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दें 6,000 रुपीज इनर कॉलम में, जब एडजस्टमेंट आएगा तब देखेंगे, या तो रेंट के खर्चे को आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दें 6,000 रुपीज इनर कॉलम में, एडजस्टमेंट जब आएगा तब देखेंगे। ओके सर डन। क्या करें, तो एक काम करते हैं, रेंट का खर्चा कितना है सर? रेंट का खर्चा है हमारा 6,000 रुपीज का, इसे फिलहाल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ही ट्रांसफर करवा देता हूँ 6,000 रुपीज इनर कॉलम में। डन, यस सर डन। और आगे चलो, फिर क्या था सर? लाइटिंग एक्सपेंस 6, फिर लाइटिंग एक्सपेंस भी है। लाइटिंग एक्सपेंस है 1,350 के, इससे रिलेटेड भी एडजस्टमेंट है, इसलिए फिलहाल लाइटिंग एक्सपेंसेस को भी इनर कॉलम में ही लिख देते हैं 1,350। एडजस्टमेंट जब आएगा तब आराम से प्रोसेस करेंगे, ठीक है। लाइटिंग इनर कॉलम में लिख देता हूं बेटे 1,350। लाइटिंग के बाद अगला खर्चा सॉरी, अगला आइटम है बेटे आपके लिए जनरल एक्सपेंसेस 1,500 रुपीज। जनरल एक्सपेंसेस आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, इन्हें सीधे आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करके दिखाएंगे। जनरल एक्सपेंसेस 1,500। डेबिट के सारे आइटम हो चुके हैं, अब आ जाओ क्रेडिट साइड में। सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं आपके 15,000 के, इट इज योर लाइबिलिटी, इट विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट बाय ₹15,000। आगे चलो, हाँ सर आगे चलो। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके 15,000 के हैं, इसे बैलेंस शीट में भेजो लाइबिलिटी साइड में 15,000। और क्या है इसके बाद सर? क्रेडिट साइड में अगली आइटम है बिल्स पेएबल। अगेन इट इज योर लाइबिलिटी, इसे भी भेजो बेटे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के सॉरी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में 7,500। बिल्स पेएबल 7,500, लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट बिल्स पेएबल 7,500। और क्या है इसके बाद सर? इसके बाद है सेल ऑफ स्क्रैप। सर सेल ऑफ स्क्रैप का क्या करें? तो ऑलवेज रिमेंबर सेल ऑफ स्क्रैप को आप क्रेडिट करवाएंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। सर ऐसा क्यों, वो भी समझाता हूँ बेटे, ऐसा क्यों। ऑलवेज रिमेंबर, अगर क्वेश्चन के अंदर दिया रहा सेल ऑफ स्क्रैप, तो सेल ऑफ स्क्रैप को आप अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ही क्रेडिट करके दिखाएंगे। सेल ऑफ स्क्रैप विल बी क्रेडिटेड टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। आपके मन में एक डाउट ये आ सकता है कि सेल ऑफ स्क्रैप को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्रेडिट क्यों किया, तो मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, फिर बाद में समझाता हूँ कि इसको मैंने यहाँ पर क्रेडिट में क्यों लिखा है, ठीक है। ओके सर डन। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट आइटम क्या है, तो सर नेक्स्ट आइटम है कमीशन रिसीव्ड, इनडायरेक्ट इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 450 रुपीज बाय कमीशन 450। कमीशन के बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये है बेटे आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ओपनिंग बैलेंस। मैंने पहले भी कहा था अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आए तो चुपचाप एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट बना लेना। एक मिनट बेटा। हाँ, मैंने कहा था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में कभी भी कोई भी दिक्कत आती है तो चुपचाप अपना एक अकाउंट बना लेना जिसका नाम होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट में मैक्स टू मैक्स कितने आइटम आ सकते हैं, तो 4। कौन कौन से, एक ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दूसरा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तीसरा हो सकता है बैड डेट, चौथा हो सकता है बैलेंसिंग फिगर जिसे आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में सबसे पहले चाहिए आपको ओपनिंग बैलेंस, और ये ओपनिंग बैलेंस कहाँ मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस मिलेगा आपको ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ओपनिंग बैलेंस है 1650। और क्या क्या चाहिए सर, अगर कोई भी क्वेश्चन में बैड डेट्स होंगे तो इन बैड डेट्स को हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट में डेबिट करेंगे। फिर क्या चाहिए सर, इसके बाद तीसरे, पहले नंबर पे चाहिए ओपनिंग बैलेंस, दूसरे नंबर पे चाहिए बैड डेट्स, तीसरे नंबर पे चाहिए क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, जितना करंट ईयर में प्रोविजन हमने क्वेश्चन के अंदर बनाने का रखा है उतना ही हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होगा। फिर क्या करेंगे सर, फिर इस अकाउंट को करेंगे हम बैलेंस। अकाउंट को बैलेंस करने के बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, बस एज सिंपल एज दैट। आगे चलूं, यस सर। तो फिलहाल मेरे पास में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ओपनिंग बैलेंस है 1650, इसे मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन कर दिया, बात खत्म। आगे जो भी एडजस्टमेंट आएगा जब वो आएगा तब निपटेंगे आराम से। ठीक है, यस सर, डन। आगे चलो, अब क्या करना है इसके बाद, इसके बाद बेटे अगला है कैपिटल अकाउंट। बोलो बेटे क्या करना है सर, बैलेंस शीट में भेजो लायबिलिटी साइड में, और क्या 1 लाख रुपीज इनर कॉलम में लिख देना। मैंने कहा ठीक है, लो भाई कैपिटल 1 लाख रुपीज इनर कॉलम में बैलेंस शीट। और क्या करना है इसके बाद, नेक्स्ट आइटम है इसके बाद सेल। सेल्स का क्या करें, जैसे हर बार करते हो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में इसे क्रेडिट करके दिखाना है। ओके, तो जो भी आपका सेल्स होगा इसे आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करके दिखाएंगे। इसके बाद और एक कदम आगे चलते हैं, अगला आइटम है बेटे बैंक ओवरड्राफ्ट। सर ये हमारी लायबिलिटी है, तो भेजो बेटे इसे अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट ये रही बेटे, बैंक ओवरड्राफ्ट 8500 इतने का ही है शायद, बैंक लोन के नाम से लिख दिया इन्होंने, बैंक लोन 8500 या बैंक ओवरड्राफ्ट 8500 इतने का ही था ना, हाँ इतने का ही था। अब बेटे ट्रायल बैलेंस के आप सारे आइटम ट्रांसफर कर चुके हैं, अब एक एक एडजस्टमेंट को उठाएं और जहां जहां उनकी प्रोसेसिंग करनी है वहां वहां प्रोसेसिंग करनी शुरू करें। ठीक है सर, डन। चलो आगे चलते हैं। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक क्या करना है सर, रॉ मटेरियल के क्लोजिंग स्टॉक को एक तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में से माइनस करके दिखाएंगे, और दूसरी चीज क्योंकि हमारा क्लोजिंग स्टॉक है हमारी एसेट है इसलिए इसे बैलेंस शीट में एसेट साइड में भी दिखाएंगे। ओके, तो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सबसे पहले कहाँ भेजो, 16,200 सर। सबसे पहले तो इसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए माइनस करके दिखाएंगे 16,200। ओपनिंग स्टॉक था 21,000, परचेस है 85,000, इसमें से 16,200 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगा आपका 89,800, और ये होगा आपका कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। और क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपकी एसेट है इसलिए आप इसे अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड में ट्रांसफर करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल,
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 16,200। अब आ जाओ अगले एडजस्टमेंट पे। सर अगला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के दो ट्रीटमेंट क्या होंगे, तो इसे भी आप पहले अपने ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करेंगे और साथ में इसे आप अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाएंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स विल बी क्रेडिटेड टू योर ट्रेडिंग अकाउंट बाय 18,100 रुपीज। और क्योंकि आपका क्लोजिंग स्टॉक है, ये आपकी एसेट है, इसलिए आप इसे अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखेंगे। फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक 18,100 है। नेक्स्ट आइटम है सर सेमी फिनिश गुड्स 7,800। सेमी फिनिश गुड्स का मतलब होता है बेटे यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक 7,800 का है। जल्दी बताओ बेटे क्या करना है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 7,800 क्या करना है, बोलो। मेरी क्लास के बच्चों, जल्दी बताओ बेटे, सेमी फिनिश गुड्स या वर्क इन प्रोग्रेस के क्लोजिंग स्टॉक का क्या करना है। अरे सर वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग, अब आया ना बेटे आदित्य का आंसर। सर क्रेडिट कराओ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, ठीक है। तो एक ट्रीटमेंट क्या होगा, तो सर इसका एक ट्रीटमेंट तो हो जाएगा, ये क्रेडिट होगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। दूसरा ट्रीटमेंट क्या करोगे, सर ये हमारी एसेट है, इसलिए सर इसे अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखेंगे। ओके सर डन। 7,800 रुपीज का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड। सबसे पहले क्रेडिट कराओ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, करवा दिया सर। सर साथ में ये आपकी एसेट है, इसलिए इसको लेके जाओ अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 7,800 डन। आओ बेटे अगले एडजस्टमेंट की तरफ चलें। अगला एडजस्टमेंट क्या कहता है, सैलरीज एंड वेजेस अनपेड फॉर मार्च 2020 रिस्पेक्टिवली 900 एंड 2000। क्वेश्चन कह रहा है भैया सैलरी आउटस्टैंडिंग है 900 की, वेजेस आउटस्टैंडिंग है 2000 की। 900 की आउटस्टैंडिंग सैलरी को पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी में ऐड करके दिखाएंगे। कहाँ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये रहा। ऐड कराओ आउटस्टैंडिंग सैलरी 900, तो टोटल सैलरी बन जाती है 10,900। और ये 900 की आउटस्टैंडिंग सैलरी क्योंकि लायबिलिटी भी है, इसलिए इसे आप अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिख के दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग नहीं, सैलरी आउटस्टैंडिंग 900। वैसे बेटे 2000 की वेजेस भी आउटस्टैंडिंग है। 2000 की वेजेस को आप अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में वेजेस के साथ में ऐड करके दिखाएंगे। ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस 2000 रुपीज, और साथ में 2000 रुपीज की आउटस्टैंडिंग वेजेस आपकी लायबिलिटी भी है, इसलिए इसे आप अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में ऐड करके दिखाएंगे 2000 रुपीज। डन, यस सर डन। आगे चलो, अगला क्या है सर, ये कह रहे हैं मशीन इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीन पे 10% का डेप्रिसिएशन लगाओ। अब मशीनें क्योंकि प्रोडक्शन के काम में आती हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में यूज की जा रही हैं, तो मशीन पे लगा हुआ डेप्रिसिएशन आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होगा, इसे आप अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट करवाएंगे। और दूसरा मशीनरी में से बैलेंस शीट में से माइनस करके दिखाएंगे। तो सर मशीन पे लगाओ 10% का डेप्रिसिएशन। मशीन की वैल्यू कितनी सर, 70,000। 70,000 का 10% डेप्रिसिएशन जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट होगा। 70,000 की आपकी मशीन थी, एट द रेट ऑफ 10% 7,000 का डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट होगा, और आप बैलेंस शीट में इसे मशीन में से माइनस करके दिखाएंगे 63,000। फिर ये कह रहे हैं फर्नीचर पे 7.5% का डेप्रिसिएशन लगाएं, लेकिन फर्नीचर ऑफिस फर्नीचर है, इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ऑफिस फर्नीचर पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा उसे आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करके दिखाएंगे। ठीक है, ऑफिस फर्नीचर है आपका 10,000 का, यहाँ पे इसका 7.5% के हिसाब से डेप्रिसिएशन बनता है 750 का। इसे बेटे एक तो ऑफिस फर्नीचर में आप अपनी बैलेंस शीट में से माइनस करके दिखाएंगे, और साथ में बेटे ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। ठीक है ना, ऑफिस फर्नीचर है इसलिए इसे मैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस ऑफिस फर्नीचर का आपके गुड्स के प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। और आगे चलते हैं। ठीक है सर आगे चलो, ठीक है आगे चलो, क्या है फिर इसके बाद, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट द रेट ऑफ 1% ऑफ सेल्स। ये कह रहा है भैया सेल्स का 1% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना दो। तो पहले सेल्स ढूंढो कितनी है सर, हमारी सेल्स है 1,67,200।
तो यहां बना रहे थे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 1,67,000 कितनी थी सेल्स यार, कहाँ गई, हाँ 1,67,200 का 1%, बोलो बेटे कितना सर, ये हो जाएगा 1672। डन, यस सर डन। क्वेश्चन के अंदर कोई भी बैड डेट्स नहीं दिए हुए हैं जिसको मैं यहाँ पे लिखूं, ओके सर डन। अब बेटे अपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट को बैलेंस भी करवा दो। डेबिट का टोटल कितना होता है सर, ये होता है 1672, क्रेडिट का टोटल होगा 1672, बैलेंसिंग फिगर कितना सर 22 रुपीज ओनली। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा उसे आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करवाएंगे, ठीक है। तो सर दो ट्रीटमेंट क्या क्या करने पड़ेंगे, तो पहले इस 22 रुपीज को आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करवाओ। कहाँ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें डेबिट करवाओ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 22 रुपीज, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 22 रुपीज। डन, यस सर। और क्या करना है, आपका जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, इसे आप अपनी बैलेंस शीट में एसेट में से, एसेट भी कौन सी, डेटर्स की एसेट में से माइनस करके दिखाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस है 1672 का, इस 1672 को आप अपने बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस करके दिखाएंगे। ओके, यस सर डन। और आगे चलूं, यस सर और आगे चलो। अब क्या है अगला एडजस्टमेंट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है ऑफिस प्रेमाइसेस ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ टोटल एरिया। सर ये मामला क्या है, मामला ये कुछ इस तरीके से है कि इतना एरिया आपने ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है ना, इतना एरिया आपने ऑक्यूपाई कर रखा है। अगर बेटे इसे बराबर बराबर 4 हिस्सों में बांट दिया जाए तो एवरी पार्ट ऑफ दिस टोटल एरिया इज इक्वल टू 1/4। ओके, तो बेटे ये कह रहे हैं कि ये जो 1/4 वाला एरिया है यहां बना रखा है हमने अपना ऑफिस। तो सर बचे हुए 3/4 एरिया में क्या होगा, सोच के बताओ बेटे, बचे हुए 3/4 एरिया में क्या होगा। सर बचे हुए 3/4 एरिया में हमने अपनी फैक्ट्री लगा रखी होगी, और क्या। तो इससे साफ समझ में आता है जब ये इतना कहते हैं कि ऑफिस प्रेमाइसेस ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ टोटल एरिया, इसका मतलब टोटल एरिया का 1/4 ऑफिस वालों ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो बचा हुआ 3/4 किसने ऑक्यूपाई किया, तो बचा हुआ 3/4 हमने अपनी फैक्ट्री के लिए यूज कर लिया। ओके, हमने अपने, अबे क्या हो गया, चलाओ ना मालिक, ऐसा क्यों कर रहे हो, बस खत्म ही हो रहा है क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी फॉर द मिनट। तो यहां पर 3/4 एरिया किसने ऑक्यूपाई कर रखा है, फैक्ट्री ने। लेकिन जो रेंट पे हो रहा होगा, रेंट तो पूरा का पूरा इस एरिया के लिए पे हो रहा है। और हमारा टोटल रेंट का एक्सपेंस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, सर टोटल रेंट का खर्चा दिया हुआ है 6,000 रुपीज का। यानी बेटे आप पूरे एरिया का 6,000 रुपीज का रेंट पे करते हैं, इस पूरे एरिया का आप रेंट पे कर रहे हैं 6,000 रुपीज। अब मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा ना भाई, ऑफिस का रेंट में कितना पे कर रहा हूं और फैक्ट्री का रेंट में कितना पे कर रहा हूं। तो मुझे इस टोटल रेंट के एक्सपेंस को ऑफिस रेंट और फैक्ट्री रेंट में एलोकेट करना पड़ेगा। इस टोटल रेंट को ऑफिस रेंट और फैक्ट्री रेंट के बीच में अपोर्शन करना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। तो कैसे बांटा जाए, तो भाई 3/4 एरिया फैक्ट्री ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो 6,000 का 3/4 ये होगा फैक्ट्री रेंट 4,500। और 6,000 रुपीज का 1/4 एरिया यहाँ पर किसने ऑक्यूपाई कर रखा है, ऑफिस वालों ने। तो 1,500 रुपीज का रेंट होगा ऑफिस का। आगे चलूं, यस आगे चलो। सर ट्रीटमेंट कैसे करना है, या तो बेटे सीधे सीधे 4,500 और 1,500 को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करवा दो। हमने क्या किया है सर, हमने तो पूरा 6,000 का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट करवा दिया था। तो सोचो
मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट कितना होना चाहिए सर? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ कितना, 4500। हमने डेबिट करवा दिया 6000। क्या करूं सर? एक काम करो ना, 1500 रुपीज के रेंट के खर्चे को ट्रांसफर कर दो कहां पर, माइनस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1500 के खर्चे को यहां से ट्रांसफर कर दो तो 4500 का खर्चा आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, और यही 1500 के एक्सपेंस को आप बेटे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करवा दें। आगे चलते हैं। सेम केस बनता है किसके साथ? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के साथ। ये कह रहा है लाइटिंग इज टू बी चार्ज एज 2/3 टू फैक्ट्री एंड 1/3 टू ऑफिस। ठीक है, तो भाई जो आपका लाइटिंग एक्सपेंस है टोटल कितना है सर? 1350 का है, उसमें से 2/3 फैक्ट्री का है और 1/3 ऑफिस का है। देखना 2/3 कितना होता है? 450, 900, 900 रुपीज बेटे फैक्ट्री का होगा और 450 ऑफिस का होगा। सर अच्छा अलग अलग करने ही दिख रहा रहेगा। हाँ बेटे अलग अलग करके भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलूँ? यस सर। तो क्या किया जा सकता है सर? 900 रुपीज को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट करना है, 450 को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना है। अगर आपने इनर कॉलम में 1350 ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट करवा दिया है, ठीक है ना, तो एक काम करो इसी के नीचे लिखो माइनस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 450, 450 माइनस करो तो 900 रुपीज आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। हो गया डेबिट? यस सर हो गया डेबिट। और 450 के खर्चे को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करवा दो, 1/3 लाइटिंग का एक्सपेंस होगा 450। और आगे चलते हैं। और कोई एडजस्टमेंट सर? खत्म हो गया। और कितने एडजस्टमेंट कराओगे? हो गया, पैकअप करो अब। मैंने कहा ठीक है चलो बेटे। क्या सारे आइटम ट्रांसफर हो चुके हैं? यस सर सारे आइटम ट्रांसफर हो चुके हैं। सबसे पहले आप अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। डेबिट का टोटल बनता है 1,29,300, क्रेडिट का टोटल होगा 1,29,300, बैलेंसिंग फिगर निकल के आता है 1,19,000। हाँ, तो इस 1,19,000 के एक्सपेंस को अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करवाएं। ये हो गया सर डेबिट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसके बाद बेटे अब आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करें। डेबिट का टोटल होता है, क्रेडिट का टोटल है 1,85,300, डेबिट का टोटल है 1,85,300, बैलेंसिंग फिगर है 50,800। ये बैलेंसिंग फिगर होगा आपके लिए ग्रॉस प्रॉफिट, और ये ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन होगा कहां पर? कैरिड डाउन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप इसे ब्रॉट डाउन करें 50,800। आखिरी में अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को टैली कराएं। क्रेडिट का टोटल है 51,250, तो डेबिट का टोटल भी होना चाहिए 51,250। सारे एक्सपेंसेस को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास में नेट प्रॉफिट आएगा 34,778 रुपीज का। और ये जो आपका नेट प्रॉफिट होगा, इस नेट प्रॉफिट को आप अपनी बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करके दिखाएंगे। एड नेट प्रॉफिट 34,778। इतना करने के बाद अब आपकी बैलेंस शीट टैली हो जानी चाहिए। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। बस एक डाउट रह गया है मेरे साइड से समझाने का, वो है सर सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप को आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्रेडिट क्यों किया? तो इसके पीछे का लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि अगर कोई सेल ऑफ स्क्रैप है तो इसका मतलब ये है कि फैक्ट्रीज में गुड्स का प्रोडक्शन करते समय ये आपका स्क्रैप निकला होगा। जैसे होता ना कई बार हम लोग मेटल का कोई सामान बना रहे हैं तो मेटल्स को घिसा जाता है, उसको काटा जाता है, पीटा जाता है, तो कुछ छोटे छोटे मेटल के टुकड़े बच जाते हैं। बाद में इसको हम लोग कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। कई बार कुछ लोग प्लास्टिक का सामान बनाते हैं तो प्लास्टिक का सामान बनाने के बाद उसको काट छांट के बराबर किया जाता है, तो कुछ छोटे छोटे प्लास्टिक के पीसेस बच जाते हैं जो कचरे के नाम पे, रद्दी के नाम पे, मेटल के नाम पे, स्क्रैप के नाम पे हम कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। तो ये जो स्क्रैप होता है जो आपकी फैक्ट्री में निकला है, ये असल में आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की रिकवरी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए पैसे खर्च किए, लेकिन उसी गुड्स को प्रोड्यूस करते समय अगर कोई स्क्रैप निकलता है तो उसको बेचकर अगर कोई पैसे आते हैं तो हम इसे मानते हैं रिकवरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। तो टेक्निकली इसको पढ़ा कैसे जाता है? लिखा तो जाता है सेल ऑफ स्क्रैप, लेकिन इसको माना क्या जाता है?
तो सेल ऑफ स्क्रैप को अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाता है इट इज द रिकवरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। तो जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है आप उसकी रिकवरी कर लेते हैं अपने स्क्रैप को बेच बेच के, ठीक है ना। तो इसीलिए क्योंकि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट की रिकवरी है इसलिए इसे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट में से माइनस करके दिखाना चाहिए, और माइनस करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि इसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए इजीली। सॉरी, इसीलिए बेटे आप अपने सेल ऑफ स्क्रैप को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख के दिखाएंगे। ओके, चलो बेटे, ये थी हमारी आज की क्लास। आज बेटे हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कंप्लीट होता है। अगर इसके अंदर कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बाकी हो तो इनको एक बार आप सॉल्व करके देख लेंगे। ये चैप्टर हमारा यहां पर हो गया खत्म। ओके, यस सर, डन। सर ट्रेडिंग अकाउंट में इन 5 ट्रांजैक्शन के अलावा कुछ और भी आ सकता है क्या? नहीं बेटे, नॉर्मल इनके अलावा कुछ भी नहीं आता, क्योंकि सारे खर्चे ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट हो चुके होते हैं। इसलिए अगर आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के साथ में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तब उस कंडीशन में से 5 ही आइटम आएंगे मैक्स टू मैक्स: ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डेबिट साइड, और बैलेंसिंग फिगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट, बस। ठीक है, चलो बेटे। अच्छा, एक बात और, कल और मतलब टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो 2 दिन बेटे मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा, इसलिए 2 दिन तक मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। आप लोग भी बढ़िया 31 अपना एंजॉय करो। मैं भी बेटे 1-2 जगह जरा मिला के आता हूँ लोगों से। तो बेटे मैं 31 को और 1st को मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, इसलिए बेटे हमारी क्लास कंटिन्यू होगी अब 2 जनवरी से, ठीक है ना। हाँ बेटे, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अ वेरी एंड अ ग्रेट न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। भगवान करो बेटे ये न्यू ईयर आने वाले पिछले सारे पापों को धो दे, ठीक है। आप लोगों ने अगर 11th-12th ऑनलाइन पढ़ा होगा तो बेटे ऑनलाइन के समय आपको जितनी आदत लग चुकी है, जो अच्छी आदतें लगी हैं, भगवान करे 2023 में अच्छी आदतें आपकी एज इट इज़ मेंटेन रहें। लेकिन ऑनलाइन स्टडी के समय अगर आपको कुछ गलत आदतें लग गई हैं तो ऐसी कंडीशन है, भगवान करे बेटे वो आदतें आपसे छूट जाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। ओके, चलो बेटे, बाय बाय। 2 तारीख को मिलेंगे। वी विल मीट ऑन 2 जनवरी। ओके, बाय बाय। हाँ बेटे, लिख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी लिखा जा सकता है। अक्रूड इंटरेस्ट की जगह अगर आप आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखते हैं तो भी एकदम सही होगा, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस ऑल्सो, ठीक है। चलो बाय बाय।